Okay, Yes. okay, Mitesh bhai. Yeah. So can I go ahead? मैं जा सकती हूँ आगे? Yes. हाँ हाँ. ओके ओके. सबसे पहले तो सबको मेरा गुड मॉर्निंग. थैंक यू टू ઓક્સિનાઇન એન્ડ મિતેશભાઈ કે આ સ્ટેજ ઉપર તમને બધાને लगभग 50 ऑलमोस्ट 50 जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, अब सबसे मुझे मिलवाया मितेश भाई ने ऑक्सीनाइन ने. ये मेरी लाइफ में कभी पॉसिबल होने वाला नहीं था कि मैं आप सबको कभी मिलूं. तो आज मैं आप सबको मिल रही हूं, उसके लिए इट्स माय रियली ग्रेट प्लेजर. मैं आज आपको मिल रही हूं. आज मुझे इनवाइट किया है मितेश भाई ने, ऑक्सीनाइन ने. जब वो मुझे मिले पहली बार, तब उन्होंने मुझे कहा कि पिंकी मैम, आपका सलोन हमें अच्छा लगा, आपका आपने जो अचीव किया है हमें अच्छा लगा. तो इसके पीछे की कोई स्टोरी होगी. तो मेरा कहना यह है कि आप जितने भी लोग हैं, आप जितने भी यहाँ हाजिर हैं, आप सबकी कोई ना कोई स्टोरी रही होगी. मैं कभी वो भी आपसे पर्सनली या इनडायरेक्टली मिल करके सुनना चाहूंगी कि सबकी स्टोरी तो होती है. और आप सब एक बिजनेस वुमन है, तो बिजनेस वुमन की तो एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी होती ही है. क्योंकि आप एक वुमन है, आप अपने घर को भी देखती हैं, आप सब, आप अपने बच्चों को, फैमिली को, आपके जो भी रिलेशन में आपके साथ हैं, आपका फैमिली, आपके फ्रेंड्स, सबको हैंडल करके आप सारी जिम्मेदारी निभा करके साथ में एक पुरुष की तरह, अभी ऐसा नहीं रहा है कि सिर्फ पुरुष ही कमा सकता है, तो आप वो भी काम करती हैं. सो वी आर ऑल राउंडर. सो सबसे पहले तो हम सबके लिए, आप सबके लिए बिग क्लैपिंग, लेकिन आवाज के बगैर, क्योंकि घर में सब सो रहे हैं. सॉरी. अब अगर मैं मेरी शुरुआत करूं, तो मेरा नाम है पिंकी जोशी. मैं बड़ौदा से बिलोंग करती हूँ, वडोदरा से. और मेरे ब्यूटी करियर की शुरुआत हुई थी 1992 में. मेरी शादी हुई थी 1991 में. जब मेरी शादी हुई तब मैं एक गांव से आई हुई लड़की थी, जहां से मैं एक लंबी सी चोटी लेकर के आई थी बड़ौदा में शादी करके, और सिर्फ साड़ी ही पहनती थी. मेरे हस्बैंड को नहीं था कि तू साड़ी ही पहन, उनका कोई फोर्स नहीं था, लेकिन सिखाया गया था. हम लड़कियों को ये सिखाया जाता है कि आपका ड्रेसिंग सेंस ऐसा ही होना चाहिए, आपको ऐसे ही चलना है, आपको ऐसे ही बिहेव करना है, आपको सबका कहा मानना है, आपको सबके लिए करना है. और बाद में आप आते हो लास्ट में. तो जब मेरी शादी हुई थी, तब मैं टूथपेस्ट भी मेरे हस्बैंड को ब्रश में दे करके सुबह देती थी. तो रात तक जो भी मेरी जिम्मेदारियां थी, उनके लिए जो मैं समझती थी कि ये सारी मेरी जिम्मेदारियां हैं, और वो मैं करती थी. अब जब वो जॉब पे जाते थे, मैं घर में अकेली थी. हम दोनों बड़ौदा में रहते थे, एंड मेरे इन लॉज पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट. तो हम जहाँ रहते थे, वहां पे रेंट पे घर था, सबका यही होता है. उनकी जो सैलरी थी उसमें से अगर मुझे कोई कोर्स करना है, तो मैं खुद ही नहीं सोच सकती थी कि हम नहीं कर सकते, हम 500 रुपए का कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते ब्यूटी पार्लर का. तो पूरा दिन बस मैं फ्री और खाली बैठी रहती थी. घर में एक टीवी भी नहीं था, सिर्फ रेडियो था छोटा सा, और जो रेंट वाला घर था उसमें मिरर भी नहीं था. एक कैबिनेट था, वार्डरोब था, जो वॉल के अंदर था, लेकिन उसका जो दरवाजा था वो टूटा हुआ था, मिरर भी नहीं था. अब बाजू वाले मकान में ब्यूटी पार्लर था, और मेरे हस्बैंड को मैंने पूछा क्या मैं ब्यूटी पार्लर का कोर्स करूं. मैंने पूछा, मेरा पूछना गलत था, क्योंकि
उस जमाने में मेरे हस्बैंड इंजीनियर हैं, लेकिन उस जमाने में 1300 सैलरी थी उनकी, 800 तो घर का भाड़ा था। अभी 500 रुपया कैसे ही ब्यूटी पार्लर के कोर्स के लिए निकालना है। और जब मेरी शादी हुई तब मेरी भाभी ने मुझे ब्यूटी पार्लर में ले जा करके सिर्फ और सिर्फ ब्लीचिंग, और उस वक्त उन्होंने ये बोला था कि तारो फेस धोबड़ावा लई जाऊं छू, मैं आपको आपका फेस धुलवाने के लिए लेने जाती हूँ, और पापा को बोलना मत कि ये किया है। और मेहंदी वाले 101 दिए थे, लेकिन वो भी पापा को नहीं बोलना था कि हमने 101 खर्चा किया। अभी चलो आगे चलते हैं। तो ये परिस्थिति थी। तो मुझे बिल्कुल ब्यूटी पार्लर का भी पता नहीं था। इतना पता था कि ब्यूटी पार्लर्स होते हैं, उसमें क्या सब्जेक्ट्स होते हैं मुझे नहीं पता था, लाइक फेशियल, मैनिक्योर पेडिक्योर, वैक्सिंग, तो कुछ पता ही नहीं था। बॉडी पे तो मैंने रेजर कर दिया था। अच्छा चलो ठीक है। अभी मैं करूँ तो क्या करूँ फ्री में, कुछ तो दिमाग में कीड़ा चल रहा था कि मुझे कुछ करना है, पैसा कमाना नहीं था। जब कोई पैशन से काम करता है ना तो पैसों के लिए काम नहीं करता है। तो मुझे तो कुछ करना था। तो मेरी मदर आई थी मुझे मिलने के लिए पहली बार शादी के बाद वडोदरा में जहां हम रहते थे। तो उसका पेटीकोट, गुजराती में हम बोलते हैं चणिया, तो जो पेटीकोट है ब्लाउज के नीचे जो पहनते हैं वो छूट गया था मेरे घर पे, था नया और ब्लैक कलर का था। तो मुझे मम्मी को फोन करना था, फोन मोबाइल तो तब थे नहीं, और हमारे घर में जब टीवी ही नहीं था तो टेलीफोन का तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो मेरे हस्बैंड को रात में जब शाम को वो आए जॉब से, मैंने कहा कि चलो ना आज मम्मी को फोन करने जाते हैं। तब उन्होंने कहा हमने कल तो फोन किया था, आज वापस से 1 रुपया। मुझे भी थोड़ा अफसोस हुआ कि मुझे कल बात कर लेनी चाहिए थी। कोई नहीं, वो तो मुझे लेकर के गए। मम्मी को फोन किया कि मम्मी आपका पेटीकोट रह गया है, तो क्या मैं इसे कट कर सकती हूँ? तो मम्मी ने कहा हाँ हाँ डेफिनेटली चलेगा, तो उसे कट कर ले। मैंने उसको 3 पीस में कट कर लिया, और मम्मी से मेरे वाइट कलर के फैब्रिक पेंट जो मेरे मैके में पड़े थे वो मैंने मंगवाए कि मम्मी प्लीज आप कुरियर करिए ना मुझे मेरे पेंट्स। तो वाइट पेंट था जो अच्छा था, मतलब क्वांटिटी में था। तो मैंने क्या किया कि वो जो पेटीकोट था उसको 3 पीस में काटा, बड़ा, छोटा, उससे भी छोटा, और फिर वो काट के अच्छे से, और उसमें मैंने 3 पिजन बनाए, डॉग 3 पिजन बनाए, बड़ा, छोटा, उससे छोटा। अब अब क्या करना है, पेंट तो कर लिया, सामान मैं खरीद नहीं सकती थी, मम्मी से मंगवा लिया। बाजू में मेरे जो आंटी रहते थे वो लैंडलॉर्ड थे, आज भी मुझे याद है, वो हर्षिदा आंटी है। आज वो नहीं रहे हैं, लेकिन आज भी उनको मेरा नमस्कार। मेरी लाइफ में सबसे पहले मेरे हाथ में जो पैसे आए उनकी वजह से आए। मैंने उनको ये 3 पिजन बता दिए, बताने के लिए मैं गई उनके घर। तो उन्होंने मुझे कहा पिंकी मुझे दे दे। अब जब हम छोटे होते हैं ना, छोटे इन द सेंस उम्र में नहीं, लेकिन जब यहाँ से हम छोटे होते हैं तब मैं बोल नहीं पाई कि इसके पैसे लगेंगे। मैंने यही कहा आंटी आप ले लो। आंटी ने कहा नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं लूंगी, मैं तुम्हें इसके पैसे दूंगी। उन्होंने मुझे 35 ईच, 105 रुपए दिए। मैं उस दिन इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई। उन्होंने बोला इसका ना मैं लेमिनेशन करवा के, मेरे फ्रेम करवा के मेरे हॉल रूम में लगा दूंगी वॉल पे। मैं बहुत खुश हो गई, मैंने कुछ किया, किसी को मेरा काम अच्छा लगा। और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड को मैंने बोला मम्मी आई थी 150 रुपीज तो देकर गई थी, 151, ये 105 हो गए, तो ये 200 जितने रुपए हो गए हैं, तो क्या मैं क्लास ज्वाइन कर सकती हूँ? ही सेड ओके, यस तू कर सकती है। अभी मैंने 200 रुपया टोकन अमाउंट, एडवांस अमाउंट भर दी बाजू में ब्यूटी सैलून में। सबसे पहले मैंने थ्रेडिंग सीख लिया। अब मेरी बाजू वाली सोसाइटी में वो सिंधी सोसाइटी थी, तो सिंधी वुमेन को आप सबको पता होगा फेशियल हेयर एंड बॉडी हेयर होते हैं मोस्टली 5-5 रुपए में फुल फेस थ्रेडिंग।
करना शुरू कर दिया। जैसे, क्योंकि मुझे पता था मेरे 300 रुपए अभी भी बाकी है फीस के भरने के, और मुझे मेरे हस्बैंड से नहीं मांगने थे। वो तो अग्री थे, लेकिन मुझे नहीं मांगने थे। तो मैंने ये थ्रेडिंग शुरू किया। अब मैं कोई ब्यूटी पार्लर का बोर्ड तो लगा नहीं सकती थी, मैं टाइमिंग तो फिक्स कर नहीं सकती थी, क्योंकि जब आप काम की शुरुआत करते हो तब नो एक्सक्यूजेस, एक भी प्रकार का एक्सक्यूज नहीं आना चाहिए कि मैं खा रही हूँ, या फिर मुझे फ्रैक्चर हो गया है, या मैं खड़ी नहीं हो सकती। फ्रैक्चर मैंने क्यों किया? तो फिर मैंने बिजनेस क्यों चालू किया, मैंने काम क्यों चालू किया? जब मैं कोई काम चालू करती हूँ तो मुझे किसी भी प्रकार का बहाना नहीं बताना चाहिए। तो कभी भी फीमेल आए, इवन रात के 12 बजे क्यों ना आए, मुझे ट्रेडिंग करनी चाहिए। और दोपहर में कभी भी आए, मेरा फेस सो करके जागी हूं ऐसा नहीं दिखना चाहिए, फ्रेश दिखना चाहिए। क्योंकि जब कोई आता है तो सिर्फ हमारा काम देखने, काम अच्छा है वो लेने के लिए नहीं आते हैं, साथ में हमारा मूड, हमारा प्रेजेंटेशन, हाउ हाउ वी आर, हम कैसे उनके सामने प्रेजेंट होते हैं। लाइक ऐसे ऐसे करके अगर मैं उनके सामने आऊंगी तो इट वोंट लुक नाइस। तो मैं हमेशा फ्रेश रहती थी, रेडी रहती थी 5 रुपए के लिए। ऐसा करते 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 मेरे पास कुछ 70 रुपीज जितने तो हो गए, वो मैंने फीस भर दी। तो इस तरह से करते करते मेरे पास कॉस्मेटिक, आई मीन क्रीम, क्लेंजर, ये सब लेने के पैसे आ गए, और मेरा कोर्स भी खत्म हो गया। कोर्स था मेरा 2-3 महीने का, ये खत्म हो गया। उसके बाद में मैंने सोचा, हम फिर दूसरे घर में गए, वहां हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, बाजू वाली सोसाइटी में गए और वहां पे रेंटल गए। तो वहां पे अंकल ने बताया, ऊपर के माल पे रहते थे, आई मीन फर्स्ट फ्लोर पे हम रहते थे। तो वो अंकल जो लैंडलॉर्ड थे, जो मकान के ओनर थे, उन्होंने बताया कि देखो इधर हेयरकट वेयरकट कुछ करना मत, क्योंकि मैंने उधर लगाया मेरा लो वो लोहे का आता है ना छोटा सा बोर्ड, साइन बोर्ड, अपना पेंटर से करवा के, वो मैंने कृपा ब्यूटी पार्लर से करा। तो उसी सोसाइटी में एक बड़े ब्यूटी सैलून वाले मैम रहते थे, मैं आज भी उनको मैम बोलूंगी। अभी शायद मेरा सैलून भले बड़ा हो गया है उनसे, लेकिन मेरे लिए वो तब मैम थी जिनका बड़ा सैलून था। वो मुझे रास्ते में मिले और उन्होंने मुझे कहा, इस तरह से तुम ब्यूटी पार्लर खोल नहीं सकती, उसके लिए शॉप चाहिए। ऐसे ब्यूटी पार्लर खोल के तुम क्या जताना चाहती हो? तुम ब्यूटी पार्लर वाली हो, बिजनेस वूमन हो गई, उतार दे तेरा बोर्ड में हमारी सोसाइटी से। तब मैं रो पड़ी थी कि मैंने ये कुछ गलत तो नहीं किया, मैं बोर्ड नहीं लगा सकती हूँ अगर कोई दूसरा सैलून बाजू में है तो मैं बहुत रोई। फिर मेरे हस्बैंड ने समझाया कि ऐसा नहीं है, हो सकता है वो तब गुस्से में होंगे, कुछ होगा, कुछ प्रॉब्लम होगी, उनको कुछ घर में प्रॉब्लम हुई होगी और तुम पे भड़ास निकाल दी। चलो, गई ये बात। उसके बाद में मेरा सैलून वहां पे चलने लगा, मेरा ब्यूटी पार्लर चलने लगा। फिर धीरे 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 मेरे फेशियल के क्लाइंट्स बढ़ने लगे, और मैंने देखा स्किन में मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। तभी मैं स्किन में एक एक क्लाइंट की स्किन चेक करती थी और सोचती थी कि इनको ये मेरा प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा। थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा होने लगा था तो घर में भी देना था, क्योंकि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों साथ में चल के अगर चलते हैं फाइनेंशियली, तो बच्चों के लिए भी, फैमिली के लिए भी थोड़ा एक बैकिंग रहता है। तो हम जब, सब लोग यही आप करते हो, मुझे पता है कि घर में आप पहले कंट्रीब्यूट करते हो, बाद में अपने बिजनेस के लिए इन्वेस्ट करते हो। आप सबका यही हाल है, मुझे पता है, क्योंकि मैं छोटे से खड़ी हूं। तो ये तो चलो मेरा चलने लगा सलून। तब मेरी बेटी का बर्थ हो चुका था और मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे। अब बारी आई मेरे बेटे को कंसीव होने की। अभी मेरा बेटा मैंने जब कंसीव किया, तब मेरे हस्बैंड ने एक 1 रूम किचन का फ्लैट ले लिया था। मेरी कैपेसिटी नहीं थी कि मैं फ्लैट लूं, मतलब कि मेरी लाइफ में ऐसा नहीं है कि मुझे मदद नहीं मिली है।
कोई मदद ना मिले तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। स्पेसिफिकली मोरल सपोर्ट। मेरे हस्बैंड ने मुझे शेल्टर दिया था, 2 टाइम का मुझे खाना मिला था 3 साल तक। 3 साल के रेंट पर रहने के बाद हम लोग अपार्टमेंट में गए। वहां पे आईब्रोज की 3 साल 2 साल की मुझे प्रैक्टिस हो चुकी थी पहले, जहाँ रेंटल थी। अपार्टमेंट में पूरे स्टेयरकेस पे फीमेल्स की लाइन लगती थी, और अपार्टमेंट वाले अपोज करने लगे कि ये क्या हो रहा है, हम लोग ऊपर, हमें हमारे घर में जाना है तो हमें रास्ता नहीं मिल रहा है। फिर मेरे हस्बैंड को बोला कि ये थोड़ी हद हो रही है। 3 साल हम रहे अपार्टमेंट में, 3 साल में तो हंगामा मच गया। लेकिन पूरे अपार्टमेंट, 4 विंग्स थे, मेरी विंग और 3 विंग्स, सबको मैं डिस्काउंट देती थी। दिवाली नवरात्र के सीजन में 12 बजे तक बाहर के लोगों का काम करती थी, बाहर की फीमेल का। और अपार्टमेंट वाली फीमेल, कुछ ऐसे थे जो मेरे पास करवाते थे, जो लोग, सब नहीं आते थे। वो कहते थे पिंकी 12 बजे के बाद हमारा करना शांति से करना, तू अपना बिजनेस कर ले पहले। उनका भी मुझे पैसा लेकर के ही करना था, लेकिन बहुत बड़ा डिस्काउंट दे के मैं करती थी ताकि मुझे वहां रहने दे। तो हमारा काम से, कोई भी बिजनेस हो, सेक्रीफाइस मांगता है, फाइनेंशियली, फिजिकली भी। फिजिकली कैसे, उनका 12 बजे के बाद मैंने किया, मेरे लिए भी अच्छा था कि वो डिस्काउंटेड काम था। सुबह 7 बजे मेरा काम शुरू हो जाता था, और शुरू से कोई आया और बोले मुझे करना है, मैं नहीं करके देती थी। मैं बोलती थी मैम अभी मैं ना इनका कर रही हूँ ना, तो इनका थोड़ा खत्म करके फिर आपको लेती हूँ, लेकिन आपको जब लूंगी ना तो उसको 20-25 मिनट्स लगेंगे, तो बेटर आप अपना कुछ काम करके आइए। तब मैं लंबा बोलती थी कि आपका टाइम खराब होगा, ये नहीं कि अपॉइंटमेंट लेकर के आइए। तो गई मैं, नहीं मिल नहीं मिल सकता था वो क्लाइंट मुझे, मैं ये समझाती थी। फिर मतलब मैंने शुरू से अपॉइंटमेंट सिस्टम अपने आप शुरू करी थी, मुझे सिस्टम करनी नहीं थी। मुझे पता नहीं था सिस्टम क्या है, लेकिन वो अपने आप सिस्टम बनती है। जैसे हमारी सिस्टम बन गई है कि सुबह उठना है, ब्रश करना है, शावर लेना है ना, ब्रेकफास्ट करना है, ये सिस्टम बन जाती है लाइफ में ऑटोमेटिकली। हमने कोई क्लास नहीं की है। बच्चों बच्चों का रेज करना हमें किसी ने नहीं सिखाया, हम करते हैं अच्छे से। तो सेम ये अच्छे से मेरा सलून सेट होने लगा, सिस्टमाइज होने लगा। रात के 12 बजे के बाद सारी फीमेल्स अपार्टमेंट की। फिर मेरे हस्बैंड जब शाम को आते थे तो मेरी बेटी को संभालते थे। मेरी बेटी तब हो चुकी थी 2 साल की, उसका बर्थ 1992 में हुआ था। तो 93-94 में हम लोग अपार्टमेंट में थे। अब रात को 12 बजे कुकर की सीटी बजती थी, तब मेरी ये भी बुद्धि नहीं चलती थी कि हम टिफिन मंगवा लें, या सुरसागर यहाँ है, वहां लारी में पाव भाजी वो सब मिलता था, हम एवरी संडे जाते थे वहां। और जो लारियां लगी रहती है ना, लंबी लाइन, वहां में खाना खाने एवरी संडे हम लोग जाते थे। तो ये मेरे दिमाग में नहीं आया कि मेरे हस्बैंड को बोलूं वहां से खाना लेके आओ। मैं रात के 3 बजे खिचड़ी बनाती थी। और जब दिवाली का टाइम टाइम होता था, तब 12 बजे के बाद की मैं बात कर रही हूँ। जब हमारा फुल सीजन होता है ना, तब की बात। तो दिवाली के दिन रात के 12-1 बजे इनका काम शुरू करने के बाद, जब 2:30-3 बजे मैं फ्री होती थी, तब मैं कुकर की सीटी बजाती थी, मेरी बेटी खाती थी। मतलब मेरे बच्चों ने भी सेक्रीफाइस किया है। मुझे बहुत रिग्रेट है इस बात का। लेकिन आज जो फैसिलिटी मैं मेरे बच्चों को दे रही हूँ, मेरा बेटा एमबीबीएस कर रहा है, हो चुका है, अभी उसे मैं यूएसए पढ़ाई के लिए भेजने वाली हूँ। तो अब मुझे लगता है, मेरे बच्चे भी बोलते हैं कि मम्मी तू रिग्रेट मत कर, कि आई एम सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ, रिग्रेट मत कर, तूने हमारे लिए किया है, जो किया है हमारे अच्छे के लिए किया है। मेरे हस्बैंड का प्रमोशन भी होता गया था, लेकिन कहते हैं ना, एक की कमाई से सब कुछ नहीं होता है। और ये ब्यूटी पार्लर का बिजनेस ऐसा है ना, आपको जहां तक ले जाना है ना, आप ले जा सकते हो। तो ये तो हुआ अपार्टमेंट की बात। उसके बाद में रात के 3 बजे खाना बनाने के बाद, सुबह 5 बजे की ट्रेन होती थी। पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट में जहां मेरा ससुराल है, वहां बेस्तावर्स न्यू ईयर का दिन हमें जाना रहता था। मैं मेरा पैकिंग कैसे करती थी हर साल, मुझे नहीं मालूम। इस तरह से हमने 5 साल अपार्टमेंट में गुजारे, 5 दिवाली मैंने इसी तरह निकाली
कि ससुराल गई और सास की डांट। मेरी सास बहुत स्वीट थी, शी इज नो मोर, वो बहुत अच्छी थी। उसको ये था कि मैं सजूं, मैं संवरूं, मैं इयररिंग्स अच्छे अच्छे बड़े बड़े पहनूं, क्योंकि वो शौकीन थी। तो बोलती थी दिवाली में पिंकी तू आती है, तेरी साड़ी का ठिकाना नहीं है, तेरे तू ब्लाउज कौन सा लाई है, साड़ी कौन सी लाई है। मैं सबको क्या बताऊंगी, मेरी बहू। बैंक से ज्वेलरी निकालने का बड़ी टाइम नहीं रहता था, और जब रात के 3 बजे याद आता था, बैंक तो बंद, रात में कहाँ मुझे बैंक मिलने वाली है, सुबह 5 बजे की ट्रेन है। तो ये सारी स्ट्रगल की बातें हो गई। अभी मेरे हस्बैंड को मैंने बताया कि अपार्टमेंट में सबको दिक्कत हो रही है, तो क्या करें, हम एक छोटा सा मकान ले लेते हैं नीचे वाला, ताकि क्लाइंट को आने में प्रॉब्लम ना हो। और अब तो ब्यूटी पार्लर की इनकम थी, वहां मैंने कृपा ब्यूटी, ब्यूटी क्लिनिक एंड स्पा, इस तरह से बोर्ड लगाया। एक छोटा सा मकान लिया हमने। हमारे पास थे सिर्फ मैं बोल जनरली बोल सकती हूँ 1 लाख थे, 1 लाख थे। और बाकी के 650 की हमने लोन ली, और 1 रूम किचन का घर लिया। 1 रूम में मैंने मेरा सलून का इंटीरियर करवाया। और तब तब मेरा बेटा था, नहीं, मेरे बेटा कंसीव हुआ था वहां नए मकान में। तो 8 साल के बाद मेरा बेटा हुआ। 8 साल में क्यों रुकी, सबने बोला क्यों कंसीव नहीं हो रहा था क्या। लेकिन जब मेरी बेटी 2-3 साल की थी, तब मेरा सलोन फुल फ्लैजली रन कर रहा था। अब मैं अगर कंसीव करूंगी तो मेरे बिजनेस का क्या होगा, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स ने मुझे नहीं बोला था कि तुम कंसीव करो, डिलीवरी करवाओ, उनको तो काम चाहिए। तब मैं ये बोलूंगी कि भाई मुझे वॉमिटिंग हो रही है, मुझे ये हो रहा है, आज मुझे एडमिट कर रहे हैं, आज मेरी डिलीवरी है, मैं काम नहीं कर पाऊंगी। मेरी डिलीवरी है, उसमें उनको क्या, दे आर थर्ड पर्सन। तो मेरा बेटा तब कंसीव हुआ, तब मेरे पास एक असिस्टेंट मैंने हायर कर ली थी, लेकिन उसको मैं काम नहीं देती थी। एज यूजल मैं ही करूंगी, क्योंकि अगर मैं करूं, वो करेगी और मेरा क्लाइंट का काम खराब हो गया तो ये हमें एक डर रहता है। और ये होता ही है, हमारा बच्चा अगर हम किसी को दे दे कि भाई तू उसको रेस कर, हर सेकंड सोच में आए, माइंड में आएगा कि मेरे बेटे को वो कैसे रेस करेगी, मेरे बेटे को मारेगी तो नहीं, कुछ तो। हमारा बिजनेस जो है हमारे बच्चे की तरह है, हम किसी को नहीं दे सकते। तो फिर मैं करूँ तो क्या करूँ, तो मैं खुद ही करती थी। कंसीव तो कर लिया मेरा बेटा मैंने। अभी जब मुझे पेन हुआ, मेरी डिलीवरी थी प्री प्लान्ड एक्चुअली। मेरी बेटी के टाइम पे भी पेन हुआ था, लेकिन इंजेक्शन देना पड़ा था, और नॉर्मल डिलीवरी इसी में भी सेम था। तो मैं बुधवार को गई थी डॉक्टर के पास, और उन्होंने बोला था कि पिंकी तुझे कल आना ही चाहिए, 9 मंथ्स प्लस, ये तो 10वां महीना जा रहा है, तो इंजेक्शन लेकर के हम नॉर्मल डिलीवरी कर लेते हैं। पेन तुझे अगर कल शाम तक 24 घंटे में नहीं होता है तो आ जाना। तो मैंने कहा डॉक्टर, कल थर्सडे है, कल गुरुवार है, क्या मैं शुक्रवार शाम को नहीं आ सकती। बोले इट्स एन इमरजेंसी नाउ। कहा कोई नहीं, चलो शुक्रवार को तुम्हें आ जाऊंगी। शुक्रवार को शाम तक मैंने वेट किया, पेन होता है कि नहीं होता है। डॉक्टर ने बोला था पेन हो या ना हो आ जाना, लेकिन मैंने सोचा पेन होता है ना तभी जाऊंगी। अभी 2-3 आईब्रोज है ना, ले लेती हूँ इनको, मैं क्यों मना करूं। 10 रुपए आईब्रो के थे मेरे, 30 रुपए के लिए मैं नहीं खड़ी थी वहां। मैं वो 3 फीमेल के लिए बैठी थी, खड़ी थी, कि ये मेरे पास आईब्रो कराने आए हैं और मैं मना करूंगी। तब ये भी सोच नहीं था कि वो दूसरे सैलून में जा सकते हैं, मैंने वो सोचा ही नहीं। लेकिन अब पता चला कि अगर मैं वो ना करती तो वो दूसरे सैलून में जाते, कहीं और जाते। तो मैंने उनकी आईब्रोज कंप्लीट करी, और लास्ट आईब्रो जब कर रही थी तब मुझे थोड़ा पेन हुआ। तो उन लोगों ने मुझे बोला पिंकी यू गो, तुम जाओ, मैं मेरी आईब्रो का तुम छोड़ो, दूसरी छोड़ो। मैं कर देती हूँ, ऐसे बच्चा नहीं आता, मैंने पहला बच्चा डिलीवर किया है मेरी बेटी को, मुझे पता है ऐसे नहीं निकलता है, अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तब बच्चा आएगा। तो बोली अरे तू जा, तुझे पता नहीं है ये कितना सीरियस है। मैंने कहा मैं आईब्रोज आपकी थ्रेडिंग करके ही जाऊंगी। मैंने कर ली, उनको मिरर दिखाया,
देखो यहाँ वहां कहीं आपको कहीं एक आध hair तो नहीं रह गया। बोले तू छोड़, उन्होंने मिरर रखा। बोले तू निकल। मैं अकेली थी तब तो, घर में मेरे हस्बैंड जॉब पे थे। तो फिर मैंने ऑटो लिया और वो फीमेल ने मुझे ऑटो ला करके दी। मैं हॉस्पिटल गई, मैं एडमिट हुई, मैंने अपना सिग्नेचर किया। फिर मेरे हस्बैंड को उनको बोला मैंने, ये नंबर है मेरे हस्बैंड को, आप कॉल करिए। मेरे पास तभी भी मोबाइल नहीं था। तब मैं मंथली, तब मोबाइल्स आ चुके थे, मंथली मेरा अर्निंग था 25,000 20,000 तक का। तो फिर भी मोबाइल नहीं लिया था, मेरे पास टू व्हीलर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। और फिर मेरी डिलीवरी हुई, मेरा बेटा आया। मंडे को मैं घर पे वापस आई मॉर्निंग। और मोबाइल नहीं था तो मैंने किसी को बताया नहीं था कि मैं मंडे से काम शुरू कर रही हूँ, किसी को पता भी नहीं था मेरी डिलीवरी हुई है। तो आने लगे मंडे से, मैंने मंडे से काम शुरू कर दिया। तो डिलीवरी के बाद मैंने सैटरडे संडे रेस्ट कर लिया। और फिर मंडे से मैंने बॉडी मसाज भी किए। 4 स्टिचेस आए थे मुझे, डिलीवरी नॉर्मल थी। और फिर मैंने बॉडी मसाज भी किए, मैनिक्योर पेडिक्योर्स भी किए, वैक्सिंग भी किया, सब कुछ किया। उसके बाद में मैंने ऐसा प्लान किया, मैंने ऐसा मैनेजमेंट किया कि मेरे पास स्लोली 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 3 से 4 लड़कियां हो गई। धीरे धीरे वही क्लाइंट्स, मेरी एक क्लाइंट मेरा टूटा नहीं, और वही क्लाइंट्स उनसे करवाना शुरू किया। मेरे हस्बैंड को भी मैंने बोला कि आप एक काम करिए, आप जॉब छोड़ दीजिए ना। वो बोला मैं जॉब क्यों छोड़ दूं। मैंने कहा इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप भी बिजनेस करिए। मेरे पापा एलआईसी में थे, मेरे पापा बोलते थे उनको कि आप भी एलआईसी एजेंट बनिए। मेरे हस्बैंड इंजीनियर थे, तो एज अ ऑटोमोबाइल सर्वेयर उनको लाइसेंस भी मिल रहा था। मैंने कुछ भी करके वो लाइसेंस भी उनको बोला आप ले लीजिए, आप बिजनेस करिए, आप जॉब मत करिए। और वो मैंने इसीलिए बोला, बाद में उनको मैंने बताया कि इसमें मेरा स्वार्थ था थोड़ा। तो उनका भी अच्छा हुआ ना। आप स्वार्थ के लिए करो, अपने स्वार्थ के लिए करो, लेकिन दूसरों का भी अच्छा हो। मतलब मैंने मेरे स्वार्थ के लिए हस्बैंड की जॉब छुड़वाई। आप सोचोगे कि मैंने मेरा स्वार्थ उसमें क्या देखा उनकी जॉब छुड़वा के। तो जॉब छोड़ते ना, वो छोड़ी उन्होंने इसलिए 3 लाख पीएफ के मिलने वाले थे। तो मेरे पास 3 लाख तो जमा नहीं हुए थे। मुझे फर्स्ट फ्लोर बनाना था। वो जो मकान में रह रहे थे 1 रूम में, फर्स्ट फ्लोर बनाना था रहने के लिए। और उनको बोला आप बिजनेस करो, और हमारा सैलून तो है ही, हम दोनों साथ में चल रहे हैं। मैंने उनसे ये भी कमिटमेंट किया था कि कभी भी अगर मैं आपसे आगे जाऊंगी लाइफ में, क्योंकि मुझे इंटीमेसी होती है हमेशा कि मेरा ये होना है, होने ही वाला है, मेरा इतना बड़ा सैलून होने ही वाला है, मैं इतनी आगे जाने ही वाली हूँ, मैं जा चुकी हूँ, मैं बहुत बड़ी हो चुकी हूँ, मेरे पास लाखों रुपए आ चुके हैं। यही अफर्मेशन मेरा पहले भी था, अभी भी है, मेरे अंदर में ही है। मुझे ये चीज चाहिए, मैं लेकर के ही रहूंगी। मुझे ये शॉप चाहिए, मुझे लेनी है नेक्स्ट ईयर, मैं ले लूंगी। तो मैंने उनको बोला कि आप बिजनेस करो, हम ऊपर ऊपर माल एक फ्लोर बना लेते हैं। फ्लोर बना लिया, नीचे पूरे घर में सलोन। आहा, मैं इतनी खुश हो गई, आप सब समझ सकते हैं। और मैं आपके साथ मेरी बातें शेयर कर रही हूँ, मैं इतनी खुश हूँ क्योंकि आप सब मेरी फील्ड के हो। इसलिए मुझे आपसे ये बात करना बहुत अच्छा लगता है, आप लोग मुझे समझ सकते हो। फिर पूरे घर में मेरा सलोन हो चुका। हम ऊपर रहने के लिए चले गए, मेरे हस्बैंड का भी बिजनेस अच्छा ही जा रहा था। फिर धीरे धीरे कार्स आने लगे, टू व्हीलर्स आने लगे, वॉक इन क्लाइंट नहीं, टू व्हीलर्स। कोई रसोई वाली बाई आती थी मेरे पास आईब्रो कराने के लिए, कुक आते थे, उनको भी इतना प्यार से मैं करती थी। तो वो लोग जहाँ कुकिंग के लिए जाते थे, मैंने ये नहीं सोचा कि ये तो कुक है, ये तो सिर्फ आईब्रो कराती है हर 2 महीने, वो भी तो ये तो क्या मुझे पैसा देने वाली है, लेकिन उनका भी इतना प्यार से करती थी। तो बिजनेस का ये फंडा मुझे तब पता नहीं था। सिर्फ नेचर, सिर्फ नेचर था कि अच्छा करना है, प्यार से बोलना है, अच्छा करके देना है, प्यार से बोलना है। तो वो कुक
देन जो झाड़ू पोछा करने के लिए आती है, जो बाइयां होती हैं, वो लोग भी आते थे, तो उनसे भी प्यार से काम करती थी, उनका भी बहुत अच्छे से। तो फिर वो लोग जहां जहां बंगले में काम करने जाती थी, बड़े बड़े बंगलों में, वहां जाकर के बोलते थे कि मैडम आप यहाँ जाइए, अच्छा है, वो क्लीन भी रखती है, बहुत अच्छा है आपके लिए मैडम ये सलून, हम तो सिर्फ आईब्रो करते हैं। इस तरह मेरे यहाँ कार्स आने लगी, टू व्हीलर्स आने लगे। अभी अब क्या, सोसाइटी वालों ने माइंड करना शुरू कर दिया कि हमें जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है, आपके टू व्हीलर्स कार्स वगैरह बीच में आते हैं, जो भी आपके क्लाइंट है। मेरे हस्बैंड को बोला मैंने, यार कुछ करना पड़ेगा, और वैसे भी सैलून भी बड़ा बनाने की जरूरत है। फिर भी हमने 2 साल चला लिया, इतना जल्दी हम बंगलो नहीं ले सकते थे। तो हमने क्या किया कि ऊपर रहने चले गए, नीचे तो सैलून था, अभी मुझे ऊपर वाला सैलून भी चाहिए था, और ये सोसाइटी में भी प्रॉब्लम था। 1 साल बाद रोड टच हाउस था, मेरा बेटा वैन में स्कूल जाता था, तो जाना शुरू किया था उसने। तो उसने बोला मम्मी उधर कुछ नए बंगले बन रहे हैं, और मैं ना हमेशा हमेशा, आज भी 5-6 करोड़ के बंगले बनते हैं ना, मैं जब भी टाइम मिलता है ना विजिट करने जाती हूँ, जैसे कि मुझे लेना है। मुझे आज पता चला मैं ऐसा क्यों कर रही थी। मेरे मन में था मुझे ये चाहिए, ऐसा चाहिए, देखने तो जाऊं, देख पैसा। मेरे हस्बैंड हमेशा मेरे साथ आते थे, बाद में वो आना बंद कर दिया, वो बोला लेना है तो देखने जाओ। मुझे एम्बेरसिंग एम्बेरसिंग लगता है ऐसा, कि हमको लेना नहीं और बातें करने की। अरे भाई, आपके पास अगर कोई आता है फेशियल का इंफॉर्मेशन लेने के लिए, कुछ भी लेने के लिए, आप नहीं बताते हो कि इस तरह से हम फेशियल करते हैं, ये करते हैं। तो ये उन्होंने हायर किया है आदमी, जो पूरा बंगलो बताएगा, सोसाइटी बताएगा, एम्यूनिटीज बताएगा, उसका काम है वो मुझे बताएगा, हो सकता है मैं ले लूंगी कभी। तो तब 2 जगहों पे मेरी नजर थी, एक तो जो रोड टच मकान बन रहा था, 2 स्टोरी था, अच्छा बंगलो है, रोड टच, वो लेना था। दूसरा मुझे क्या लेना था, जहां मेरी डिलीवरी हुई थी, जहां मैं आज बैठी हूँ, यहाँ डिलीवरी हुई थी मेरी, मेरे वैक्सिंग रूम में मुझे एडमिट, मैंने स्पेशल रूम लिया था मेरे बेटे के टाइम। तब मैंने ड्रीम किया था कि ये जगह मैं मेरा सैलून बनाऊंगी। तो मुझे 2 चीजें लेनी थी, ये भी लेना था, घर भी लेना था। तो पहले प्लान किया, सोचा चलो ये जगह ले लेते हैं, ये डॉक्टर का हॉस्पिटल है 2000 स्क्वायर फीट में। तो डॉक्टर के पास में कुछ गायनिक प्रॉब्लम की वजह से गई थी। तो डॉक्टर टॉकेटिव और बड़े अच्छे नेचर के, सब भी पेशेंट को बताते थे कि हम नया बड़ा हॉस्पिटल बना रहे हैं। तुरंत मैंने पूछा, वाह सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस सर, आप इसका क्या करोगे? ये जो आपको, ये जो दिख रहा है साइड में, शायद उन्हीं का कैबिनेट है, मैंने चेंज नहीं किया है, मैंने पूरा उनका कैबिन चेंज नहीं किया है। तो मैं ठीक से दिखाई दे रही हूँ क्या? Yes, madam. Yes. And if everybody is interested to hear this, please आप एक थम भेज दीजिए। You are going super. You continue. थैंक यू। तो फिर डॉक्टर ने मुझे ऐसे ही इग्नोर कर दिया कि ये क्या, क्योंकि तभी भी मेरे इतने हाईफाई कपड़े नहीं थे। मेरे सलोन का करियर था तब, आई थिंक 9 साल का हो चुका था, 9-10 साल का। लेकिन क्या होता है, आप जीरो से शुरू करते हो ना। अभी अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट पूरा अपने पीछे करके, बहुत सारा पैसा दे करके सलोन बहुत बड़ा दे दिया हो, रेडियो पे हर जगह अपनी किसी ने एडवर्टाइजमेंट करी हो, तो हम 2-3 साल में, वो लोग भी 3-4 साल में ऊपर आते होते हैं। तो हम तो जीरो से हैं, तो 10 साल तो मेरे हो चुके थे। तो डॉक्टर, मेरे कपड़े ऐसे नहीं थे कि डॉक्टर मुझे ये बोले, मतलब मेरा प्रेजेंटेशन, मैं ऐसी नहीं प्रेजेंट हो रही थी कि डॉक्टर बोले कि हाँ हाँ मैडम, हम आपसे बात करेंगे, आप हम सेल करेंगे, आप ले लेना, ऐसा नहीं। उन्होंने बोला देखेंगे, पड़ा रहेगा, बेचेंगे, क्लासिफाइड में दे देंगे, देख लेना कभी बेचते हैं तो। ठीक है सर। उस दिन के बाद 2 साल तक मैंने क्लासिफाइड कंटिन्यूअस देखी, कंटिन्यू। मेरे हस्बैंड ने बोला कैपेसिटी है, लोन तू ले सकती है। मैंने कहा आपको पता है साहब, यू आर माई सीए, मैं सब आपको ही देती हूँ।
मैंने 10 साल में क्या, अभी सिर्फ कितने 2-3 महीने से मैं क्या कमाती हूँ, 2-3 महीने से देखना शुरू किया है। 35 years इट्स बिन। मेरे हस्बैंड वही मेरा कैश देखते थे, मैं उनको पूछती थी आज मैंने कितना किया काम, बताइए ना, आज कितने का काम हुआ मेरा, बताइए ना। मतलब भरोसे पे ही चली हूं मैं, और उन्होंने सब अच्छा ही किया है। लेकिन सब बताते हैं आप ये मत करना, आप लोग सब ये मत करना, अपना हिसाब खुद रखना। क्योंकि इसका रीजन ये है कि आपको जब पता होगा कि इतना फाइनेंस है तो मैं इतना खर्चा कर सकती हूँ, ये सब मुझे आज पता चला। तो मैं जिद करती थी, जो मकान मैंने नजर रखी थी वो भी मैंने ले लिया बाद में। तो मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए जिद करी थी, छोटे बच्चे की तरह। मैं इतना तो कमाती हूँ, मैं इतना तो कमाती हूँ, लेकिन वो सेव करना था मुझे। ये मैंने नहीं सोचा, ये बुद्धि नहीं थी मुझ में। तो उन्होंने, मैंने जिद करी, उनको भी था कि उसके ही पैसे हैं, करो खर्च। तो उन्होंने मुझे ये नहीं बताया, मतलब ये मैंने उनसे समझा नहीं। मुझे ये नहीं बोलना चाहिए कि उन्होंने मुझे नहीं बताया, इन्होंने मुझे ये नहीं किया, मेरी गलती है, मैंने नहीं पूछा कि ये हमने इतना खर्च कर लिया घर के इंटीरियर के पीछे, तो क्या कुछ बचेगा अगर मुझे बिजनेस में इन्वेस्ट करना है तो। अगर मैंने वो सब किया होता तो आज 3 से 4 सैलून में ले चुकी हूँ होंगी होती। तो फिर चलो हम बात करते हैं इस जगह की। तो 2 साल तक तो मैंने देखा क्लासिफाइड, और फिर एड आ गई, मुझे पता चल गया ये डॉक्टर का ही है जगह, क्योंकि स्क्वायर फीट एरिया लिखा था, कौन से एरिया में है लिखा था। तो हमने उनका कांटेक्ट किया, और मेरे पास जो भी सेविंग था वो हमने डाउन पेमेंट में दे दिया। मैंने लोन ले ली, घर की भी लोन चल रही थी, लेकिन ये भी लोन मुझे मिल रही थी। तो लोन लेकर के दोनों चीजें मैंने ले ली। फाइनली मेरा ड्रीम था कि इस हॉस्पिटल में मेरा सलून हो, वो हो चुका। तो इस तरह से मेरी जर्नी गई है। और उसके बाद में अभी 10 साल पहले मुझे अलकापुरी में, जेतलपुर रोड पे मेरा दूसरा सलून है। तो वहां पे मेरे हस्बैंड तब यूएसए गए थे, तब मेरी मेरी बेटी को यूएसए भेजा था मैंने। ये तो बहुत सारी लंबी लंबी बातें हैं, बहुत ज्यादा है। अभी तो मेरी बेटी को मैंने कैसे रेज किया, मेरा बेटा एमबीबीएस हो गया। तो मेरे हस्बैंड यूएसए गए थे तब, और मैंने मैंने 19 19 पिछले 7 साल पहले, मतलब कि 7 साल पहले, ये 1923 चल रहा है, मतलब 1919 तक या 1920 तक शायद मैंने खुद से 10,000 से ज्यादा पैसे नहीं खर्च किए। नो डाउट मैंने पिछले 8 साल से बाहर निकलना शुरू किया है घर से। मेरे हस्बैंड नहीं बोलते थे कि तू घर में रहे। मैं जिस माहौल से आई थी, जिस गांव से आई थी, साड़ी ही पहननी चाहिए, धीरे धीरे सब कट किया मैंने। मेरे हस्बैंड नहीं कहते थे कि तू साड़ी पहन, वो नहीं कहते थे कि तू घर की बाहर मत निकल। मैं इसलिए नहीं निकलती थी कि मेरा क्लाइंट आ गया तो, इसलिए मैं सब्जी लेने भी नहीं जाती थी। बाहर लारी वाला जो आएगा वही, अगर कोई फीमेल आकर के गई वापस चली गई तो मुझे सब चाहिए, मुझे सब चाहिए। जितनी भी फीमेल रास्ते में है ना, मैं हंसती हूँ। अमेरिका में तो मैन के साथ भी सब हंसते हैं, जो भी पुरुष आते हैं सबके साथ हंसते हैं, सब लोग हंसते हैं एक दूसरे से। चलो हम यहाँ इंडिया में फीमेल के साथ तो हंसे। अगर यहाँ पे थोड़ा मेंटालिटी में भी ऐसा हो कि किसी मैन को लगे ये फीमेल क्यों मेरे सामने हंस करके गई, और हम ऐसे ही एक मानस, एक आदमी, एक इंसान इंसान के साथ हंसे नहीं, हंस कर ना बोले। तो मैं सभी फीमेल के साथ रास्ते में हंसती हूँ, पहचानती है कि नहीं पहचानती है, क्योंकि 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 वो इंसान है, हमारे सामने आए तो हम हंसेंगे नहीं कि हाय कैसे हो। तो मुझे सब फीमेल चाहिए थी, सारी की सारी फीमेल मेरे पास आनी चाहिए। तो सबके साथ हंसूंगी, हंसूंगी तो वो बात करेगी, बात करेगी तो मैं बोलूंगी मेरा सैलून है, मैं बोलूंगी तो आ जाएगी। मैं मूवी देखने जाती हूँ, तो मूवी देखने के लिए मुझे रिक्लाइनर के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन रिक्लाइनर के पैसे लगते हैं। 700-800 तो मेरे खर्च हो जाते हैं, हम दोनों जाते हैं तो फिर वहां से 700-800 वापस आने चाहिए। 700-800 नहीं, वहां से 7-8 हजार, 7 लाख वापस आने चाहिए। बाजू में जो फीमेल बैठी है उसके साथ बात करके, उनको सैलून में बुला करके, ये मेरा शुरू से था, वो मेरा, ये मेरा अभी भी है। फिर वो आ जाती है, मेरे सिनेमा के पैसे वसूल हो गए।
डॉक्टर के वहां आई थी, डिलीवरी के लिए आई थी। उस जमाने में मेरा 15,000 जितना खर्चा हुआ था, लेकिन डॉक्टर के वाइफ को मेरे यहाँ लाना मैंने शुरू कर दिया, मेरा डॉक्टर का खर्चा फिनिश। तो मैं थोड़ी टॉपिक से इधर उधर तो चली गई हूँ, लेकिन फिर हाँ, मेरे हस्बैंड गए थे यूएसए, और फिर मैंने जो, हाँ मेरी बात थी, मैंने पैसा खुद से खर्च करना कब से शुरू किया। तो जब वो यूएस गए थे तब मैंने थोड़ा थोड़ा खर्चा खुद से शुरू करना कर दिया था, कि मैं इतना पैसा स्पेंड खुद से कर सकती हूँ उनको पूछे बगैर। और ये सब वो नहीं कहते थे, मैं ही ऑर्थोडॉक्स थी एकदम, आई मीन मतलब मेरे विचार बिल्कुल टिपिकल थे। तो फिर मैंने क्या किया, क्लासिफाइड में देखा, जेतलपुर में एक डॉक्टर जो है, फीमेल डॉक्टर थी, बच्चों की डॉक्टर, उनको 300 स्क्वायर फीट की अपनी फर्स्ट फ्लोर में शॉप सेल करनी थी, उनका हॉस्पिटल क्लिनिक। तो मैंने उनको फोन किया, वो बोली ये इतने का है। मैंने कहा आप मुझे इस अमाउंट में दे दो, मैं अभी के अभी आकर के आपको 25,000 टोकन अमाउंट दे देती हूँ। मैंने हस्बैंड को भी नहीं पूछा, वो यूएसए में थे। तो वो फीमेल बोली ओके ठीक है, मैंने 3 लाख कम करवा लिए ऑन द स्पॉट। मुझे क्या है, अच्छा लगा ले लो, ये ड्रेस अच्छा लगा, एक ही नजर में, मेरी लाइफ में ऐसा है, एक ही नजर में जो अच्छा लगता है ना उसको ले लो, नहीं तो चांस गया। चांस गया, चांस कभी कभी मिलता है। मैंने सीधा फोन पे बोल दिया, इतना जल्दी नहीं होता है किसी के साथ डीलिंग। मैंने बोला 25,000 देने आती हूँ। मैं गई अलकापुरी में, वो डॉक्टर छाया थी, उनको मैंने फोन कर दिया, मैं आ रही हूँ, एड्रेस भेजिए। 25,000 लेकर के गई, हस्बैंड यूएसए थे तो सारा अमाउंट मेरे पास था। मैंने 25,000 दे दिए। उसके बाद में मुझे कुछ पता नहीं, मैंने लिखवा लिया पेपर में। और मेरे हस्बैंड की जो ऑफिस थी उसमें से मैंने स्टैम्प पेपर भी, मुझे पता था स्टैम्प जैसा कुछ होता है, बाकी आज तक चेक बुक क्या है मुझे पता नहीं था। स्टैंप लगाया, वो फिर में वो भी मेरे जैसी थी, उसने बोला मैं सब आपको लिख के देती हूँ कि अगर आप नहीं लेते हो ये प्रीमाइसिस, आपको आपके 25,000 में वापस, मैंने इतना कर लिया, बिजनेस वूमन थी, मुझे मेरे 25,000 आप वापस दे देना। फिर मैंने मेरे हस्बैंड को बोला आप आओ, आकर के देख लेना, पहले मैंने मेरी जगह बना ली है, ये चीज मेरे लिए मैंने एक बार ऑक्यूपाई कर ली है। 25,000 दे दिए हैं मैंने आंखें बंद करके। मेरे हस्बैंड ने मुझे कुछ नहीं बोला, मैं डर रही थी थोड़ा कि मैंने 25,000 दे दिए, और वो भी कब, आज से 10 साल पहले, मतलब मेरे बिजनेस के 25 ईयर्स कंप्लीट हो चुके थे। लेकिन मैं डर रही थी कि वो अगर मुझे डांटेंगे तो, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला। ये सब मेरी सोच थी। और फिर उन्होंने उनसे कंसल्ट किया, उनके पेपर्स देखे दुकान के, और बोला सब सही है। मैंने मेरे हस्बैंड को बोला था कि देखो अगर पेपर सही नहीं है तो 25,000 गए, अगर वो नहीं भी देती है तो, लेकिन एक बार अपना कर लिया उसको। फिर वो ले ली मैंने। उसके बाजू वाली जो शॉप थी उसके पर ताला लगा था, बिल्कुल एडजॉइनिंग शॉप, ये मेरी, ये दूसरी शॉप। तो दूसरी शॉप में इतनी खुश हो गई। मेरे हस्बैंड ने बोला अभी तू इसके दस्तावेज हो रहे हैं, इधर तूने सैलून शुरू नहीं किया है, अभी तुझे इंटीरियर डिजाइन कराना है, और तू बाजू वाली शॉप पे नजर डाल रही है। मुझे नजर डालनी है बस, फिर वो चीज मेरी, नजर डालनी है वो मेरी। तो वो शॉप मैंने सोचा मैं ले लूंगी, इतनी खुश थी, बड़ा सैलून हो जाएगा, 3 साल बाद तो मैं ले ही लूंगी, मुझे चाहिए ही चाहिए, मेरा सैलून बड़ा होने ही वाला है, मेरे क्लाइंटल बढ़ेंगे अलकापुरी में। तो फिर 1 साल के बाद ही किसी डेंटिस्ट डॉक्टर ने वो ले लिया, और मेरा ड्रीम तो गया। अब आप ही सोचो, जिसने अभी अभी वो दुकान ले ली है, क्या वो बेचने वाला है? लेकिन वो बेचेगा, क्योंकि मेरी नजर पड़ी है, मेरी नजर पड़ी है। उन एवरी वीक मैं जेतलपुर सैलून जाती थी विजिट के लिए, कभी कभी 2 बार वीक में जाती थी। पेशेंट नहीं देखते थे। भगवान को तो मैं प्रार्थना हमेशा करती हूँ, नहीं सबका अच्छा चले, उनका भी अच्छा ब्यूटी, उनका अच्छा डेंटल क्लिनिक चले। मुझे ऐसा नहीं था, लेकिन भगवान को था कि इससे चाहिए हो। तो फिर मुझे लगा कि अभी शायद डॉक्टर बेच देंगे, लेकिन वो तो बड़े डॉक्टर थे, उन्होंने तो इन्वेस्टमेंट किया था, उन्होंने किसी दूसरी डॉक्टर को, डेंटिस्ट को वो दे दिया रेंट पे। अभी वो तो फीमेल थी, तो मैं तो जब भी जाती थी उससे मिलती थी, कैसा है क्या चल रहा है। तो एक दिन उसने बोला मैं कनाडा जाने वाली हूँ,
वापस मैंने वो डॉक्टर को पूछा, आपको सेल करना है? पूछना शुरू किया, वापस नहीं, पूछना शुरू किया, आपको सेल करना है? अब मैंने यहाँ गलती करी थी, सेल करना है, सेल करना है। मैं बहुत बहुत कुछ खुद से ही सब कुछ खुद सीखी हूँ लाइफ में, सब लोग सीखते हैं कि इस तरह से पूछते नहीं रहना चाहिए। वैसे आप लोगों में से तो कुछ ऐसे होंगे जिनको शुरू से पता है, मुझे नहीं था पता, पूछ पूछ करती थी, आपको सेल करना है, सेल करना है, सेल करना है। उन्होंने बहुत बड़ी अमाउंट मांगी मुझसे, तो मेरे एक्स्ट्रा 5 से 6 लाख ज्यादा चले गए, मार्केट रेट से ज्यादा। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे चाहिए था, मैंने ले लिया और मेरा सैलून मैंने बड़ा बना दिया। मतलब मेरी जो कहानी है, और भी बहुत बहुत कुछ है, लेकिन फिर कभी मैं बताऊंगी। सिर्फ ये है कि आप सबने पेशेंटली मुझे सुना, उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। भगवान को भी थैंक यू कि आपको, उन्होंने मुझे मिलवाया, मितेश भाई को मिलवाया, ऑक्सी 9 को थैंक यू कि उन्होंने आपसे मुझे मिलवाया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मैडम थैंक यू। थोड़ा सा सीरियस को थोड़ा बता दीजिए। या मैंने 2007 में जब मेरा मकान में, जब मैंने छोटे मकान में मेरा सैलून किया था, यस वो बात रह गई, तब मैंने सिडेस्को इंटरनेशनल खुद से ही किया। मतलब मैंने फीस, मेरे हस्बैंड को नहीं बताया कि इसकी फीस आप, उन्होंने तो बोला था ये कोर्स करने की जरूरत क्या है, इसमें सिर्फ उन्होंने बोला था कि ये कोर्स की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे सिडेस्को ज्यूरिक इंटरनेशनल कोर्स करना था। ये जो कोर्स है, ये वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है और वर्ल्ड के किसी भी कोने में मेरा सैलून मैं ओपन कर सकती हूँ। सो आई एम अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट ब्यूटी में। कॉस्मेटोलॉजिस्ट वही बन सकते हैं जो एमबीबीएस करते हैं, हम सब ब्यूटिशियंस हैं। हम, मेरे यहाँ कोर्स करके ब्यूटी थेरापिस्ट बनते हैं, और कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स मैं करा सकती हूँ ब्यूटी में। तो मैंने ये कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स किया था और उसे फॉलो करके मैं यहाँ तक फिर पहुंची। कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स करने से पहले मैं वहीं पे छोटे से मकान में बेसिक सा ब्यूटी पार्लर चलाती थी, और सिर्फ और सिर्फ पिछले पिछले 20 साल से मैं चेयर पे ही बैठती हूँ। मैंने 20 साल से आईब्रो नहीं करी है, मैंने 20 साल से कोई वैक्सिंग नहीं किया है, सब मेरा स्टाफ करता है। मेरा मैनेजमेंट है ऐसा कि मेरे क्लाइंट भी मैं नहीं गंवाती हूँ। अभी तो मैं यहाँ होती भी नहीं हूँ, जेतलपुर सैलून गई होती हूँ और मेरा काम चलता है। तो स्लोली स्लोली मैंने मैनेजमेंट पावर मेरा बढ़ाया, स्किल्स बढ़ाई, किस प्रकार के पैकेजेस देने हैं, महंगे पैकेजेस। मैं पैकेजेस में बिलीव नहीं करती, भले पूरी दुनिया पैकेजेस इस तरफ जाए, अगर मैं इधर जाऊंगी तो सब मुझे देखेंगे। यू नो, रास्ते में बहुत सारे लोग हैं, उनके बीच हम जाएंगे तो हम नहीं दिखेंगे, लेकिन हम उल्टे रास्ते कहीं, लेकिन सही रास्ता वहीं, उधर जाएंगे तो लोग हमारे पे फोकस होगा, वो कौन है। इसीलिए हर जगह पैकेज, हर जगह बहुत ही लो प्राइसेस मैंने कभी नहीं रखे। मुझे स्टैंड होना है इस तरह कि सब मुझे देखे कि इसके इतने रेट्स क्यों हैं, कुछ तो होगा। तो मैं कभी भी आई डोंट गो विद द फ्लो। मैं मेरा फ्लो अलग से बनाती हूँ। मैं मेरे स्टूडेंट्स को इस तरह से क्लासेस कराती हूँ कि, कोर्सेस कराती हूँ कि उनका सैलून पहले ही दिन से रन करना शुरू हो जाए। क्योंकि 3 साल की तकलीफ मुझे पता है, 3 साल होते हैं एक सैलून को ग्रो होने में। 3 साल तक क्या करेंगे? तो मेरे स्टूडेंट इस तरह से मेरे हाथ के नीचे से नहीं जाने चाहिए कि उनको भी 3 साल तक वेट करना पड़े। शुरू से ही उनका सैलून चलना चाहिए, फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। एंड वो लोग मुझे याद करने चाहिए कि हमने यहां से कोर्स किया था, तो आज हम कहाँ पहुंच चुके हैं। मतलब
आखिरी सांस तक मुझे कोई याद करना चाहिए। बच्चे बड़े होते हैं, वो अपने बच्चे को फैसिलिटी देते हैं, मुझे याद करने चाहिए। यहाँ से हमने कुछ किया था तो हमारे बच्चे को आज हम ये दे रहे हैं। यहाँ से शुरू किया था, आज मैं अपना बंगला बना पाई हूँ। इसलिए मेरे सारे स्टूडेंट के साथ जो 10 साल पहले के थे, उनसे भी मेरा कनेक्शन अभी भी है। मैं उनको बोलती हूँ कि लाइफ में आप कहाँ हो, अब यहाँ क्यों हो, क्यों ये नहीं हुआ है, ये होना चाहिए अब तक। तो कहाँ अटक रहे हो, कॉल करो मुझे, आई एम देयर। तो बस ये था सिडेस्को का मेरा। सिडेस्को का कोर्स मेरा यूएसए ज्यूरिक से था, स्विट्जरलैंड से। लेकिन मैंने मुंबई से एग्जाम दी थी एंड ज्यूरिक से एग्जामिनर्स आते हैं, और इस तरह मैंने सिडेस्को का इंटरनेशनल कोर्स किया था। और बाकी तो बुक रीडिंग्स तो मैं करती ही रहती हूँ हमारे बिजनेस से रिलेटेड। तो इतना है मितेश। थैंक यू सो मच पिंकी मैम। आपकी आज आपकी जर्नी से हमें बहुत कुछ इंस्पिरेशन मिली है। सीखना पड़ेगा। हम यहाँ पर तो हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि हमारे पास बहुत ही लाइक पावर है, तो वो हमें जगाना है। हम जो ठान लेते हैं वो कर सकते हैं। वो आज हमें सीखने को मिला कि हम भी कुछ सोच ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो सोच हमेशा बड़ी रखनी चाहिए कि ये मुझे करना है तो डेफिनेटली हम कर सकते हैं। और बहुत कुछ आज सीखने को मिला और इतना इंटरेस्टिंग लगा कि छोड़ने का मन कर नहीं रहा था। एकदम ध्यान से सुनने का थैंक यू, मन कर रहा था। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक मिनट मैं पानी पी लूं। सकता है हाँ, और ये जो पानी पिया ना मैंने, तो मतलब मैं सोच रही थी कि पहले मैं पूछूं कि मैं पी लूं पानी, आपके पास है पानी? मतलब ये चीज, जितने भी बड़े क्लाइंट आते हैं ना, मतलब बड़ी एज के, अभी भी दिवाली है, दिवाली का था, या फिर एज वाले क्लाइंट आते तो पहले मेरा उनको नमस्कार होता है, पैर पड़ती हूँ। तो मेरा स्टाफ भी वही करता है, मेरा स्टाफ सबके पैर पड़ता है ना, तो क्लाइंट को इतना अच्छा लगता है ना। सलोन के मैनेजमेंट के बारे में तो इतना कुछ है जो मैंने यूट्यूब में भी नहीं देखा है कभी। कभी यूट्यूब में मैंने नहीं देखा, जो चीजें मैं कर रही हूँ वो नहीं होता है। आपके बहुत सेशन लगने वाले हैं मैडम। ओ, ठीक है, थैंक यू, मैं हाँ। अवेलेबल हूँ, मैं हूँ available। आपकी स्टोरी सुनने के बाद हमें जो अधूरी स्टोरी है वो अगले हफ्ते दोबारा हम पूरी करेंगे। अभी अधूरी है, अभी मेरा बेटा भी यूएस से जा रहा है। यस यस। तो वो स्टोरी प्लस प्रोफेशनल के ऊपर हम किस तरीके से अभी करंट कैसे आप पहुंचे हो, तो वो सब बातें हम दोबारा भी करेंगे। अगले हफ्ते एक बार और आपको हम इनवाइट कर देंगे, तो उसके ऊपर रहेंगे। और भी कुछ बातें हैं जो आपसे जानना चाहेंगे। आपकी स्टोरी बहुत मतलब कि इंस्पायरेशन स्टोरी है, और स्टोरी सुनने के बाद ऐसा लगा कि एक बार मुझे आपको हस्बैंड को भी मिलना चाहिए। इस तूफान को संभाला कैसे? अरे अरे हाँ, गरम गरम रोटी देती थी मैं, गरम गरम रोटी देती थी उनको, वो ठंडी रोटी खाना शुरू किया, बाद में कुक के हाथ से खाना उन्होंने शुरू किया। मतलब ऐसा इस तूफान को संभाला कैसे आपने? मुझे मिलना पड़ेगा। वाकई में ही, पर मैडम का सलून भी बहुत जबरदस्त है। और जब हम मिले सब मैडम से और मैडम को हमने बोला कि आपका सेशन रखना है, तो मैडम पहले तो बोले कि हाँ, पर होगा कैसे, मैंने कभी किया नहीं है। तो आज देखा मैडम, आपको टाइम भी कम पड़ा। तो हाँ, मतलब प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। और वाकई में ही सलून जबरदस्त था आपका, ऑलरेडी जबरदस्त, ऐसा लगता है कि वीजा कंसल्टेंट की ऑफिस में हम गए। थैंक यू, और सेशन भी सुपर था। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, एंड हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट डे। आज धमाकेदार काम कर लो अपने अपने सैलून में जा करके, और मैं भी। पॉजिटिव थिंकिंग मेरा बहुत बहुत पॉजिटिव थिंकिंग। थैंक यू, कहीं बोलवा जता। थैंक यू पूजा। और कोई बोलना चाहता है तो बोल सकता है कि आपको आज क्या अच्छा लगा, मैडम से क्या इंस्पिरेशन मिली। हाँ, बोलिए कोई। आज तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि हम ऐसे ही बोल सकते हैं, जो हमने भी थोड़ी बहुत वो पास की है। तो आज तो ज्यादा आसान रहेगा, तो बोलिए कुछ। तृप्ति बहन, आपके पास भी बहुत अनुभव है, तो आप भी बोलिए कुछ, 2 लाइन। मित्तल मैम, मित्तल सुथार मैम। मैं तो ये कहना चाहती हूँ का मैडम फिर आना, हमको पॉजिटिव थिंकिंग।
श्योर। बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सुबह कभी ही। मेरे बड़ौदा आओ तो हमारे यहाँ आना, मेरे घर आना। श्योर श्योर श्योर। आई एम 30 years old, ये फिल्म है। अच्छा, ओह वाओ, वेरी नाइस, अच्छा एक्सपीरियंस है आपको। मेरा भी ये नजर लगे, हमारी नजर हमको देनी पड़ेगी। ना नजर लागे तो ना है, हैं? नजर लागे वो ना है, नहीं होता ऐसा, किसी की नजर नहीं नहीं नहीं, नजर लगे नहीं, नजर देनी पड़ेगी, वो चाहिए। अच्छा अच्छा जो जो आपने बोला ना कि मेरी नजर गई तो ये दुकान गई, ऐसा। अच्छा, ऑलराइट, अपनी नजर पड़नी चाहिए, ये चीज मुझे चाहिए। यस ये यस, जैसे और मेहनत भी करनी पड़ेगी ना। दैट साइकोलॉजी सी वर्ड्स लाइक दैट। नजर पड़ेगी ना, तो अपने आप उस रास्ते पे चलने लगोगे उसे लेने के लिए। जैसे नहीं कि नहीं, श्योर। आपकी नजर अचानक से पड़ी होगी कि सेल्फ के ऊपर किचन में वो मेरा छोटा मशीन पड़ा है या एक अट्रैक्टिव ग्लास पड़ा है, तो आप क्या करोगे, वाह मेरा इतना अच्छा ग्लास, आज तक मेरी नजर क्यों नहीं पड़ी इसके ऊपर। तुरंत आप टेबल लोगे, चढ़ोगे प्लेटफॉर्म पे, उसे ले लोगे, बस इतनी इजी बात है, आप ले ही लोगे। जो चीज आपको चाहिए, फिर मैडम ने जो अपनी स्टोरी बताई तो उसमें उन्होंने उस चीज की कीमत अदा की है, पे किया है। ठीक है, लाइफ में जो भी विजन देखा है आपने, तो आप प्राप्त करने की जो चाह है, खुशी है, वो उससे मिलने वाले दर्द से ज्यादा होनी चाहिए। समझ रहे हो? हाँ, राइट, करेक्ट। आपकी जो चाह है, जो विलिंगनेस है वो चीज को प्राप्त करने की, वो उस चीज को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ दर्द मिलने वाला है। उस जी दर्द से अगर वो विलिंगनेस ज्यादा है तो आप उसको पालोगे। लेकिन अगर दर्द में खो गए, अरे बाप रे, इतना बस दुखी आत्मा बन के घूम रहे हो आप, सहन करके भी अगर आपके चेहरे पे स्माइल है, ठीक, इट्स ओके, तो शायद आप अगले पड़ाव पे हम जा सकते हैं, क्योंकि जीवन यही है। और ऐसा नहीं कि हर एक के जीवन में ऐसा है। तो हमें वी हैव टू लर्न दैट आर्ट, हाउ टू बी स्टे हैप्पी इन ऑल द सिचुएशंस। यस। बहुत इंस्पायरेशन स्टोरी थी मैडम। हमने भी बहुत। इतना मुलाकात हुई, हम आपसे नहीं सुन पाए, तो आज बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जान के, सुन के। वाकई में आपकी स्टोरी बहुत लोगों को इंस्पायर कर सकती है। और भी कई लोग हैं जो इसको सुन के उनके भी मन में ऐसा भी आएगा कि मैं भी किसी डॉक्टर का उठा लूं कार्यक्रम। ठीक है, आज मैडम का लगभग 2000 स्क्वायर फीट में सलून है। जो हॉस्पिटल, जो बोले वो बैठे हैं, वही हॉस्पिटल था, वहीं पे उनका बेटे का जन्म हुआ है, उसी जगह को मैडम ने ले लिया। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट किए हैं मैडम ने। तो ये विजुअलाइजेशन पावर है, और ये स्टोरी में, इस स्टोरी से बहुत लोगों को इंस्पायरेशन मिलेगा। और भी कोई हमारे इस ग्रुप में अभी भी 56 लोग हैं जो टाइम हो चुका है लेकिन जाना नहीं चाहते। आपकी स्टोरी में इतना खिंचाव है कि सब आपसे सुन रहे हैं, तो फिर भी कोई बोलना चाहता है तो प्लीज आइए और कुछ बोलिए। और कुछ अच्छा लगा है तो आप शेयर कर सकते हैं। मैम एक बात मुझे पूछनी थी कि अभी भी आपका सलून का नाम कृपा ही है कि आपने चेंज किया, कैसे? ये कृपा ब्यूटी क्लिनिक ही है। हाँ, ओके। वो स्पा वाला जो था वो निकाल दिया। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपका सेशन बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही इंस्पिरेशन था। मुझे आपकी बात एक हमेशा दिमाग में रहेगी कि जब भी आपका प्रेगनेंसी का टाइम था, 9 मंथ हो गए थे, पेन भी था, तब भी आपने अपने कस्टमर को नहीं छोड़ा। कस्टमर ने बोला भी आईब्रो आप छोड़ दो, आपको पेन हो रहा है, आप चले जाओ, फिर भी आपने उसको नहीं छोड़ा। आपने पूरा अटेंशन दिया, ये बहुत जरूरी बात है कि कस्टमर आया है, चाहे कैसी भी प्रॉब्लम हो, कहीं भी हो, अटेंशन पूरा देना चाहिए। कहीं भी हो, किसी भी फील्ड में हो, पर आप ये कर रहे हो तो काम पूरा करके जाओ। ये जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक थैंक यू यू, मैम। थैंक यू।
Bless you. और कोई है जो बताना चाहता है कुछ? जिग्नेश सर, जिग्नेश सर, जॉली मैम, जोली मैम रचना साहब, मैम, अल्पेश जी आप तो एकदम चुप ही हो गए। अल्पेश जी, अल्पेश जी ने मैसेज किया है। अल्पेश जी, हेलो। जी जी सर, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हाँ सर। सर, बोल रहा हूँ। सब बोल रहे थे इसलिए। अब मेरे को तो अभी तक ऐसा लगता था कि अपनी ही स्टोरी खतरनाक है, लेकिन अपने से भी खतरनाक लोग मार्केट में है। ध्यान रखना आगे से। हाँ, सही बात है। नहीं, बहुत अच्छी स्टोरी थी सर। और काफी स्ट्रगल और काफी मतलब मतलब कहते हैं ना कि लाइफ में जब एक चीज के पीछे अगर पूरा सब कुछ लगा दिया जाए ना, सर्वस्व, तो वो मिलता ही मिलता है और भगवान को भी देना ही पड़ता है। तो ये इसका कंप्लीट सेट एग्जांपल है ये। तो बहुत अच्छा लगा सर। जोली मैडम, शाहरुख खान का वो डायलॉग है ना, किसी को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात जुड़ जाती है। मैं भी यही बोलना चाहती थी अभी कि अगर किसी चीज को पाने के लिए जिगर जान लगा देते ना तो वो हासिल होके ही रहती। मैंने भी तो बहुत मतलब बोले ना, ये मैडम ने जिस तरह से बताया कि मैंने ये सोचा था वो सोचा था, साड़ी पहन के आती थी, कितने इतने छोटे से आगे इतने तक आई। तो लाइक मेरी स्टोरी भी आप सबने सुनी थी। तो बहुत सारी तकलीफें थी, लेकिन तकलीफों के बाद ये सोच पक्की थी कि मुझे कुछ करना है, मुझे अपनी पहचान बनानी है और मुझे करके कुछ दिखाना है। तो वो पक्की बात मैंने कभी किसी हाल में छोड़ी नहीं थी। इसी तरह इस मैडम ने भी ये बात को कभी नहीं छोड़ी थी कि मुझे ये करना है, ये देखा तो ये हासिल करना ही है। लेकिन वो देखने से नहीं हो जाता है, देखने के पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जो ये मैडम ने की थी। तो बहुत अच्छी स्टोरी थी उनकी भी। थैंक यू सो मच आने के लिए मैडम। थैंक यू जॉली जी, मुझे गुड आपको भी गुड बुलाने। मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अल्पेश सर ने बताया ना, ऐसा लगा मेरी भी स्टोरी बहुत दर्दनाक है, लेकिन स्टोरी मैडम की सुनने के बाद ऐसा लगा हमारी स्टोरी तो कुछ भी नहीं है। और मेरी भी आंख में आंसू आ गए थे। तो और मैडम को स्पेशल सूरत बुलाएंगे सेमिनार में। मैडम आप तैयारी रखना, हम सूरत आपको स्पेशल बुलाएंगे आपकी स्टोरी सुनाने के लिए ब्यूटिशियन के सामने। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अच्छा आज कोई नया आया है फर्स्ट टाइम? नहीं कोई आया है तो बता सकता है, अपनी टीम में से कोई नया है तो, वरना मैंने तो देख लिया है, मेरी जानकारी के हिसाब से कोई नहीं है। लेकिन आपकी नजर भी पार की नजर है। हाँ। देख के कोई नया आया है, सबके नाम याद रखती हूँ सर। चलो टाइम काफी हो चुका है। मन नहीं कर रहा है एंड करने का, लेकिन करना पड़ेगा। 8:15 हो चुकी है। अगली बार दोबारा मैडम को मिलेंगे और भी बहुत सारी बातें हम उनसे करेंगे। और भी बहुत सारी स्टोरियां हमें बनानी है ऐसी ही। कहते हैं कि एक जैसे पंछी आकाश में एक साथ में उड़ते हैं, तो ऐसे बहुत सारे पंछी हमें अपनी टीम में लेके आना है और एक अपने जैसी सोच वाले लोगों की टीम बनानी है। ठीक है, तो धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी एंड थैंक यू स्पेशली टू पिंकी मैडम। आई वाज वरीड, आई डोंट नो आप आज आओगे कि नहीं, तो आई वाज कंप्लीटली इंटेंस। अगर आप नहीं आए तो आई मस्ट हैव अ प्लान बी। To whom should I talk like that? So I was very much worried. Okay, and This once was again thank you so commitment. much madam. Yeah, okay, thank you. Yeah. थैंक यू।